हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका टेस्ट नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके सब्जेक्ट जीके एंड जीएस का। ठीक है ना। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी भाई। और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई। ठीक है ना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये पहले कर दो आप अभी के अभी। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सत्य कथनों का चयन करना है। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया है। तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि 1973 की जो आपकी न्याय ये आपकी थी आपराधिक प्रक्रिया, इसको 2023 से प्रतिस्थापित किया है। ये कथन आपके गलत रहने वाला है, क्योंकि इसमें भारतीय न्याय संहिता नहीं है भाई। इसमें आपका आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 2023 वाली, उससे प्रतिस्थापित किया है। ठीक है ना। तो भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित न करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया है। तो पहला कथन आपके इसमें गलत है भाई। दूसरा दे रखा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 20 अध्याय एवं 358 धाराएँ हैं, जो कि आपके बिल्कुल सही है। इस संहिता के अंदर आपके 20 तो अध्याय है और 358 है वो धाराएँ हैं भाई। तीसरा आपको दे रखा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के तीसरे भाग के अनुसार बच्चा से तात्पर्य 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से है। तो ये भी आपके गलत है, क्योंकि धारा 2 के तीसरे भाग के अंदर बच्चे का तात्पर्य है कि 18 वर्ष से कम उम्र का है ना, वो आपके बच्चे के अंदर आएगा, यानी कि नाबालिग रहने वाला है। तो इसमें 21 नहीं है, 18 वर्ष है। तो ये भी कथन आपके गलत है भाई। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 है वो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके बी, केवल और केवल दूसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 4 स्तंभ है। तो इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं उनका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके, एक तो है पहला, अपराध निवारण के लिए समय सीमा तय करना, कि भाई कितने टाइम में आप इस अपराध का निवारण कर दोगे। दूसरा आपको दे रखा है इसमें कि अपराधी मनोवृत्ति के कृत्यों का उन्नयन करना, तो ये इसका आपके सम्मिलित नहीं रहता है। विधि में प्रौद्योगिकी, तो बिल्कुल विधि में प्रौद्योगिकी ये इसमें आपके शामिल है। विधि प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ये भी इसका आपके उल्लेख है। और पीड़ित केंद्रित, ये भी आपके इसमें स्तंभ रहता है भाई। तो ये आपके 1 3 4 5 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी जो है, ये इसके 4 स्तंभ रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। ठीक है ना। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि यह विशेषण विधि की श्रेणी में आता है। तो ये विशेषण विधि की श्रेणी के अंदर आता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि इस अधिनियम द्वारा केवल आपराधिक श्रेणी की प्रक्रियाओं को शासित किया जाता है। तो ये आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि इसके अंदर केवल आपके आपराधिक प्रक्रिया नहीं रहती है भाई। इसमें आपके भारत में सिविल और अपराध दोनों तरह की प्रक्रियाओं को शासित किया जाता है। तो ये गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएँ हैं। तो कुल 170 धाराएँ हैं, ये आपके बिल्कुल सही कथन है। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन इसमें असत्य है उनका आपको चयन करके बताना है। ठीक है ना। पहला दे रखा कि इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, जो कि आपके इसमें गलत है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्थापना 1948 में नहीं होती है। इसकी स्थापना आपके प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उसकी सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना 1952 के अंदर हुई थी भाई। तो 1948 न होकर के 1952 होगा इसके अंदर। तो पहला कथन आपके गलत है।
दूसरा दे रखा कि यह विकास संबंधी मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए सर्वोच्च निकाय है। तो ये कथन आपके इसमें बिल्कुल सही है भाई। ये आपके इसमें कोई विकास संबंधी कोई मामला है तो उसका निर्णय लेने के लिए और उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था रहती है। तीसरा दे रखा कि इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ये कथन भी आपके इसमें गलत है भाई, ठीक है ना। तो इसमें आपके 2 कथन गलत है, 1 और 3। इसमें आ जाएगा आपके 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें असत्य कथन हो जाएगा। तो इसकी स्थापना 1952 में होती है और इसकी जो अध्यक्षता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। राष्ट्रपति इसमें नहीं करता भाई, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, योजना आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो योजना आयोग के बारे में कुछ कथन दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है और असत्य कथन कौन से है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1951 ईस्वी में की गई थी, जो कि आपके इसमें गलत रहने वाला है भाई, क्योंकि इसकी स्थापना योजना जो आयोग था इसकी स्थापना 1950 के अंदर होती है और मार्च 1950 के अंदर, ठीक है ना। तो ये कथन हो गया गलत। फिर दे रखा आर्थिक विकास में गतिरोध पैदा करने वाले कारकों को चिन्हित करना योजना आयोग का एक कार्य था। तो ये बिल्कुल सही है, आर्थिक विकास में गतिरोध जो पैदा करने वाले कारक थे उनको चिन्हित करना ये इसका कार्य रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा कि योजना आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो एक सांविधिक निकाय नहीं है भाई, ये एक आपके संवैधानिक निकाय है। मतलब योजना आयोग न तो एक संवैधानिक है और न ही सांविधिक है, ये एक सरकार के प्रस्ताव के द्वारा बना हुआ निकाय है। यानी सरकार ने प्रस्ताव दिया कि ऐसा एक आयोग होना चाहिए, तो इसलिए न तो ये किसी नियम से बना है ना संविधान के अंदर इसका उल्लेख है, ये एक प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया था। तो ये इसमें आपके गलत रहेगा। 4 नंबर दे रखा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जो कि आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके पूछा है सत्य कथन, तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा कि पंचायती राज के संबंध में गठित समितियों को उनके गठन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो गठन वर्ष के साथ आपको सुमेलित करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि GV.K. राव समिति। तो GV.K. राव समिति की जो स्थापना है ये हुई थी आपके 1985 के अंदर, यानी कि पहले में 1 नंबर। फिर दे रखा अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति की सिफारिश हुई थी आपके 1977 यानी कि 1977 के अंदर, इसमें आ जाएगा 2 नंबर। 1977 के अंदर आपके अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तीसरा दे रखा है कि LM सिंघवी समिति। तो LM सिंघवी समिति की स्थापना होती है आपके 1986 के अंदर, यानी कि 3 नंबर। PK थुंगन समिति। तो PK थुंगन समिति की स्थापना होती है 1989 के अंदर, यानी कि 4 नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें असत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो असत्य कथनों का आपको चयन करना है। पहला कथन दे रखा है कि ग्राम पंचायत को स्थानीय गैर स्वायत्तशासी संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो गैर स्वायत्तशासी संस्था के रूप में दर्जा प्राप्त है, ये कथन आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि इसमें आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें हो जाएगा आपके असत्य है। फिर आपको दे रखा है कि ग्राम पंचायत का दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वार्ड होता है। तो इसका दूसरा जो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होता है वो आपके वार्ड नहीं रहता भाई, ये भी इसमें आपके गलत है, ठीक है ना। तो इसमें आपके दूसरा सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है भाई, ये वार्ड जो है ना वो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र रहता है, न कि दूसरा। तो ये भी कथन आपके गलत है। तीसरा दे रखा कि ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। तो ग्राम सभा जो है ये सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, ये भी इसमें आपके गलत है, क्योंकि वार्ड सभा जो होती है ना वो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई रहती है। तो ये भी कथन आपके गलत है।
सरपंच तथा उप सरपंच की अनुपस्थिति में वार्ड पंच ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है, तो ये भी आपके कथन गलत है भाई। तो अगर दोनों की अगर मान लो अनुपस्थिति होती है तो ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा बहुमत से चुना गया व्यक्ति करता है, न कि वार्ड पंच। क्योंकि एक ग्राम पंचायत का देखा जाए तो ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं भाई 10 से 12 वार्ड, तो कौन सा वार्ड पंच पंचायत करेगा बताओ? क्योंकि सभी ऐसे ऐसे बन जाएंगे कि हम भी अध्यक्ष है, हम भी अध्यक्ष है, तो वो लड़ने लग जाएंगे फिर तो। इसलिए ऐसा नहीं होता है, वार्ड पंच वहाँ पर अध्यक्षता नहीं करते हैं, फिर उनमें से जो बहुमत से चुना जाता है उसी को ये अध्यक्षता की जाती है। तो ये भी कथन आपके गलत है। और पांचवा दे रखा कि 24 अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है आपके। 24 अप्रैल को 2010 से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के अधिनियम से लागू हुआ था और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश के अंदर लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भाई, ठीक है ना। और ग्राम सभा की वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें होती है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो इसका आंसर रह जाएगा आपके 1 से 4 तक गलत है और 5वां इसमें सही है। पूछा असत्य कथन कौन से हैं, तो 1 से 4 तक देख लो कौन सा दे रखा आपको, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये इसमें असत्य कथन हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो पहला दे रखा है कि राजस्थान में पैसा का नोडल विभाग पंचायती राज विभाग होता है। तो पैसे का जो नोडल विभाग होता है ना, पैसा अर्थात पंचायत का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम, ये एक पैसा अधिनियम था, ध्यान। ऐसा नहीं कि पैसे वो रुपए वाले पैसे कि सारे पैसे वो पंचायती राज विभाग को दे दो, तो वो सारे खा जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो वो इसका नहीं रहता है। पैसा होता है कि इसमें पंचायत का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम जो आया था आपके दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वो इसमें होता है पैसा। तो राजस्थान में पैसा का नोडल विभाग पंचायती राज विभाग रहता है, ये बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है ना। और पैसा क्षेत्र में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही लड़ सकता है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इसमें चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो भी अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति कोई होता है, यानी कि ST कोई होता है भाई, ठीक है ना। और ये भी आपके सही रहेगा। तीसरा दे रखा कि पैसा कानून के तहत व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में लाभार्थी के चयन का अधिकार पंचायती राज संस्था के पास होता है। तो इसमें जो आपके व्यक्तिगत लाभ की कोई योजना आती है ना, तो उसका अधिकार है वो पंचायती राज संस्था के पास ही होता है, जो कि बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें आपके तीनों के तीनों आपके सही है। और तो इसमें आएगा आपके सत्य कथन पूछा है तो उपरोक्त सभी रहेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है। और अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं और आपके लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो भाई, ठीक है। तो 9 नंबर आपको दे रखा है कि भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन असत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन दे रखा है कि स्थापना के समय आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय था, जिसे वर्ष 1989 में एकल सदस्यीय बनाया गया था, जो कि आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि ये शुरुआत के अंदर आपके बहुउद्देशीय नहीं था। स्थापना के समय से ही एकल सदस्यीय आयोग ही रहता है भाई, न कि 1990 में बनाया गया था, ये कथन गलत है। ये शुरुआत से ही एकल सदस्यीय निकाय ही था। दूसरा दे रखा है कि यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। तो यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, तो ये भी आपके देखो, ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, न कि अस्थायी। तो ये कथन भी आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि निर्वाचन जो आयोग है ये आपके एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, तो अस्थायी वाला तो गलत हो गया। ये राज्यसभा का निर्वाचन भी करवाता है, तो ये आपके राज्यसभा का निर्वाचन भी करवाता है, तो इसमें आपके ये आपके तो इसमें निर्माण आपके जो ये दे रखा है राज्यसभा का निर्वाचन भी करवाता है, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई, ये कथन सही रहेगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग के द्वारा देखो लोकसभा के चुनाव करवाए जाते हैं, राज्यसभा के चुनाव करवाए जाते हैं, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव करवाए जाते हैं। तो ये सारे चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपादित होते हैं, तो ये तीसरा कथन आपके सही है भाई। और 4 नंबर दे रखा है कि आयोग के निर्णय बहुमत के स्थान पर सर्वसहमति से लिए जाते हैं, तो ये कथन फिर आपसे गलत है भाई, क्योंकि ये जो निर्णय होते हैं आयोग के वो बहुमत से लिए जाते हैं, न कि सर्वसहमति से, तो ये कथन भी आपके गलत है।
तो इसमें आ जाएगा असत्य कथन आपके कितने कथन असत्य है, तो इसमें आपके 3 कथन असत्य है भाई, तो केवल और केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा कि भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन से कथन इसमें सर कितने कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो भारत के प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक रहा था भाई, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी, तो ये भी कथन आपके सही है, क्योंकि वी.एस. रमा देवी भारत की एकमात्र और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हुई है। इनका जो कार्यकाल है वो 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रहा था, यानी कि थोड़ा कम समय के लिए रहा था, लेकिन रहे जरूर थे भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और प्रथम थे और एकमात्र थे, अभी तक कोई भी नहीं बने। और तीसरा दे रखा कि ज्ञानेश कुमार 25वें मुख्य निर्वाचन थे, तो ये आपके गलत है भाई, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है वो 26वें मुख्य आयुक्त थे। इनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से वर्तमान तक चल रहा है, तो ये आपके 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ना कि 25वें, ठीक है ना। क्योंकि आजकल ये सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं भाई कि ये जैसे उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं, मुख्यमंत्री कौन से नंबर के हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक पेपर पे लिख करके कंटेस्ट कर लो आप, ठीक है ना। तो ये गलत है, ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के बने हैं, ना कि 25वें। तो कितने कथन सत्य है, तो 2 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। और जो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे आपके राजीव कुमार जी, जो इनसे पहले थे ज्ञानेश कुमार जी से, वो रहते हैं 25वें और ये रहते हैं 26वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है कि भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन कौन से कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि निर्वाचन आयुक्तों को भारतीय कैबिनेट सचिव के समान वेतन और अनुलाभ मिलते हैं, जो कि बिल्कुल आपके सत्य है भाई। दूसरा दे रखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल संसद की महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो ये भी आपके कथन बिल्कुल सत्य है कि इनको केवल और केवल संसद के महाभियोग के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है भाई। तीसरा दे रखा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल भारतीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के समान होता है, तो ये कथन आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो आपके 6 से 65 वर्ष तक होता है, जो भी पहले रहता है, लेकिन इसमें आपके जो कार्यकाल है ये इसमें गलत रहता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि जो सतर्कता आयोग वाला है इसमें आपके रहती है 4 वर्ष या 65 वर्ष, और निर्वाचन आयोग में रहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो ये समान नहीं है, ये अलग अलग है, तो ये आपके कथन गलत हो जाएगा भाई। 4 नंबर दे रखा कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हेतु चयन समिति में एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, तो बिल्कुल इनके निर्वाचन के लिए समिति होती है उसमें एक होते हैं प्रधानमंत्री, एक होता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं आपके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, ठीक है ना। तो इसमें आपके 4 नंबर भी सही है, और इसमें आ जाएगा आपके 1, 2 और 4 सही, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है उनका भी आपको चयन करके बताना है। तो सत्य कथनों का चयन करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है, जो कि आपके गलत है भाई, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये सांविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक, क्योंकि संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है, और जबकि इनको एक नियम के द्वारा बनाया गया था, एक कानून पारित करके बनाया गया था, इसलिए ये आपके सांविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक। तो पहला कथन आपके इसमें गलत है। दूसरा दे रखा है कि इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं, तो इसमें आपके अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, क्योंकि एक तो होता है अध्यक्ष, 2 होते हैं इसमें आपके सदस्य, तो इसमें 4 नहीं होते हैं, 3 होते हैं भाई, तो ये भी गलत कथन आपके गलत है। तीसरा आपको दे रखा है कि आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है, तो ये भी कथन आपके गलत है, क्योंकि इनके चाहे मुख्य आयुक्त हो चाहे आयुक्त हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, और इस चयन समिति के अंदर एक होते हैं प्रधानमंत्री,
एक होते हैं गृह मंत्री, एक होते हैं आपके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो ये भी कथन आपकी गलत हो जाएगा। और इस संस्था का उद्देश्य जो है वो होता है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। ओके, और इसका जो गठन है वो हुआ था आपके 1964 के अंदर, और इसको सांविधिक दर्जा कब मिला था, तो ये आपको 2003 के अंदर इसको सांविधिक संस्था का दर्जा भी मिला था भाई। ये भी कथन आपको ध्यान रखना, क्या पता क्वेश्चन पूछ ही ले। और इसके जो वर्तमान में आपके सतर्कता आयुक्त है वो है AS राजीव, तो वो भी नाम ध्यान रखना है। और जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो आते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तो दो नाम आपको ध्यान रखना है। जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो तो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और जो इनके अन्य में एक सदस्य आते हैं वो है AS राजीव, तो दोनों नाम ध्यान रखना। इसका आंसर आ जाएगा आपके कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें असत्य रहते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहला कथन क्या दे रखा देखो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की समान होती है। तो इसकी जो सेवा शर्तें हैं, वेतन भत्ते हैं, वो सारे के सारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के समान ही होती है, अध्यक्षों के समान होती है भाई, न कि सदस्यों के समान। तो ये भी इसमें आपके गलत हो जाए। तो इसमें अभी आपके सदस्यों के समान नहीं रहता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होते हैं उनके लिए तो जो सेवा शर्तें वगैरह भत्ते होते हैं वो तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं, और जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं ना उनका होता है तो वो आपके संघ लोक सेवा के सदस्यों के समान रहता है। लेकिन इसमें आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दे रखा था तो इसमें आपका रहेगा संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के बराबर। ठीक है ना, तो पहला कथन आपके इसमें असत्य है। दूसरा दे रखा कि आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराधों की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करता है। तो ये कथन भी आपके इसमें बिल्कुल सही है। इसकी जो समीक्षा है वो विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की जाती है। और तीसरा आपको दे रखा कि केंद्रीय सरकार द्वारा किसी जांच के पश्चात आयोग द्वारा प्रदत्त सलाह न मानने की स्थिति में इसका कारण आयोग को लिखित में बताना होगा। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है भाई। सरकार अगर इनकी सलाह नहीं मानती है तो उसका कारण उनको लिखित के अंदर देना पड़ता है। तो ये कथन भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा है, तो केवल एक असत्य कथन है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, और ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से और कितने कथन सत्य है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो इसमें आप कितने कथन सत्य रहते हैं उनका चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कि आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1991 को हुआ था, जो कि आपके गलत है भाई, क्योंकि इसका गठन है वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था भाई। ठीक है ना, तो इसका गठन ये गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत। फिर दे रखा है कि ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है, तो एक संवैधानिक आयोग नहीं है, बिल्कुल सही है। यह एक सांविधिक आयोग है, क्योंकि इसका जो गठन है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था, इसीलिए यह एक सांविधिक आयोग है, नहीं कि संवैधानिक। तो ये कथन भी ये सही है, सॉरी, इसमें दे रखा कि नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं है। इसका गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया था। तो इसका जो गठन है ये आपके पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया था, जो कि बिल्कुल सही रहता है भाई। और तीसरा दे रखा है कि अरुण मिश्रा वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अरुण मिश्रा जो है वर्तमान में आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरुण मिश्रा नहीं है भाई। अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसके अध्यक्ष आते हैं आपके पी राम सुब्रमण्यम। ठीक है ना, तो वर्तमान में आयोग के जो अध्यक्ष है, वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष आपके रहते हैं वी राम सुब्रमण्यम। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। और जो अन्य जो इसमें सदस्य है वो रहते हैं आपके, एक तो विद्युत रंजन, विद्या भारती और प्रियंका कानूनगो। ठीक है ना, तो इसमें आपको सत्य कथन पूछा तो आएगा आपके दूसरा और तीसरा, यानी कि केवल 2 कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा कि स्वतंत्रता के समय फ्रांस के नियंत्रण में कौन सा क्षेत्र नहीं था। तो फ्रांस के नियंत्रण में उस समय आपके दमन और दीव जो थे वो उसके कंट्रोल में नहीं थे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि फ्रांस के अधीन उस समय आपके एक तो चंद्रनगर था
पांडिचेरी था, कराईकल था, माए था, यमन था। ये 5 नगर रहते हैं। और ये जो आपको दे रखा है कि इसमें आपके जो दमन और दीव दे रखा है, ये उसमें पुर्तगालियों के अंडर में रहता था भाई। दमन दीव हो गया, दादर और नागर हवेली हो गया, और जो गोवा क्षेत्र है ये सारा का सारा पुर्तगालियों के उपनिवेश में था। और फिर 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया था और पुर्तगालियों को वहाँ से समुद्र के अंदर डाल दिया गया था। ठीक है ना, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो ये आपके फ्रांस के अधीन थे उनको तो 1 नवंबर 1954 को ही भारत के अंदर शामिल कर लिया गया था। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपके फ्रांस का अधीन नहीं था, ये पुर्तगालियों का अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं कथन, सूची 2 में दे रखे हैं वक्ता। कौन सा कथन कौन से वक्ता का रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन कहने वाला है के.सी. वेयर। जो के.सी. वेयर है, इन्होंने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यानी कि पहला। भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, तो ये किसने कहा भाई? तो भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, ये कहने वाले हैं आपके ग्रेनविल ऑस्टिन, यानी कि 2 नंबर। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। तो संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, ये कहने वाले हैं आपके B.R. अम्बेडकर साहब, यानी कि 3 नंबर। और सौदेबाजी की संघीय व्यवस्था, ये किसने कहा था? तो सौदेबाजी की संघीय जो व्यवस्था है ये कहने वाले आते हैं आपके मॉरिस जॉन्स जो थे, उन्होंने कहा कि जो आपका संविधान है ये सौदेबाजी का संघीय व्यवस्था है, यानी कि 4 नंबर। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये जो आपके CH दे रखे हैं अलेक्जेंड्रोविच दे रखे हैं आपको, CH अलेक्जेंड्रोविच, इन्होंने कहा था कि भारतीय संघ को सार्वभौम संघ कहा था। इन्होंने भारतीय संघ को क्या कहा था भाई? सार्वभौम संघ कहा था, ये भी साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो एकात्मक तत्व कौन सा है उसका आपको चयन करना भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके एकात्मक तत्वों के अंदर कि एक तो रहता है इसमें राज्यपालों की नियुक्ति, और एक आ जाएगा आपके राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और तीसरा इसमें आपके रहने वाला है कि अखिल भारतीय सेवाएं। ये सभी आपके भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्वों के अंदर शामिल किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके 2 3 और 5। तो 2 3 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं? तो कितने युग्म सुमेलित हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहला आपको दे रखा कि कांग्रेस प्रभुत्व है 1952 से लेकर 1977 तक, यानी कि 1952 से 1977 तक कांग्रेस का इसमें आपका रहता है प्रभुत्व, जो कि बिल्कुल सही है। और फिर दे रखा विपक्ष की एकजुटता, 1977 से लेकर 1980 तक आपके रहती है विपक्ष की एकजुटता। फिर चुनाव के बाद गठबंधन का दौर, तो 1989 से 1998 तक रहा था, ये भी सही है। चुनाव से पूर्व गठबंधन का दौर, तो 1998 से लगातार है वो चुनाव से पूर्व गठबंधन का दौर ही रह रहा है। तो इसमें आपके चारों कथन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके डी, सभी कथन सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है कि गठबंधन सरकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय सरकार एक ऐसी परिघटना है जिसमें अनेक अल्पमत वाले दल सरकार चलाने के उद्देश्य से आपस में हाथ मिलाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। जब कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए एक साझा सहमति आधारित एजेंट पर राजनीति शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है भाई, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है भाई कि खाम गठबंधन का संबंध किस भारतीय राज्य की राजनीति से है? तो खाम जो गठबंधन है इसका संबंध रहता है गुजरात से।
तो खाम जो आपका गठबंधन है इसका संबंध किससे रहेगा भाई? गुजरात से रहने वाला है, क्योंकि गुजरात के पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी ने 1980 के दशक में खाम गठबंधन की नींव रखी थी और 1967 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की गठबंधन सरकार बनी थी, वो तो अलग है। और खाम का जो आपका है ये गुजरात में रहने वाला भी। और इसका जो अर्थ होता है कि ए का मतलब होता है आपके क्षत्रिय, और एच मतलब होता है हरिजन, और ए का मतलब होता है आदिवासी, और एम का मतलब होता है मुस्लिम। ठीक है ना, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा कि आयोग के अध्यक्ष पद पर केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में तो वो केवल और केवल सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है भाई। तो केवल ऐसा नहीं है कि भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश ही रह सकते हैं, तो ये कथन आपके गलत है भाई। मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं वो भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। दूसरा दे रखा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य होता है। तो राष्ट्रीय जो बाल अधिकार जो होता है ना आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके जो आपके पदेन सदस्य रहते हैं तो बिल्कुल आपके सही है भाई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होता है वो इसका पदेन होता है, तो ये कथन आपके सही हो जाएगा। और दूसरा आपको दे रखा है कि तो तीसरा दे रखा है कि नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश करने वाली चयन समिति में राज्यसभा का सभापति शामिल होता है। तो इसकी जो नियुक्ति की समिति बनती है उसमें आपके प्रधानमंत्री शामिल रहता है, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल रहता है, गृह मंत्री शामिल रहता है, लोकसभा के मुख्य विपक्षी का नेता शामिल रहता है, राज्यसभा के मुख्य विपक्षी दल का नेता शामिल रहता है, और राज्यसभा का उपसभापति भी इसमें शामिल रहता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति इसमें शामिल नहीं रहता है भाई, ये कथन आपकी गलत है। तो सभापति नहीं होता है, राज्यसभा का उपसभापति इसमें शामिल होता है। तो तीसरा कथन भी आपके गलत है। और 4 नंबर दे रखा कि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये आपके 65 वर्ष तक नहीं होता भाई, ये कथन गलत है। इसमें कार्यकाल है तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले होता है वो रहता है, 3 या फिर 70, जो भी इसमें होगा वो पहले जो होएगा उस अकॉर्डिंग कार्यकाल रहने वाला है। तो ये कथन भी आपके असत्य है। पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो केवल और केवल एक कथन आपके सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है ये आपके सांविधिक आयोग है, और ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपको सबसे पहला आयोग कथन दे रखा है कि आयोग न्यायालय में लंबित मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसमें आपके लंबित जो मानवाधिकार संबंधी कार्यवाही होते हैं उसमें हस्तक्षेप कर सकता है भाई, नहीं कर सकता ऐसा कोई कथन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा कि आयोग 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता है। तो आयोग जो है ये आपके 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता है, ऐसा भी इसमें आपके नहीं है। इसमें स्वप्रेरणा या पीड़ित शिकायत और न्यायालय के आदेश की जांच कर सकता है, लेकिन 5 वर्ष वाला ऐसा कोई इसमें मामला नहीं है भाई। तो ये कथन भी आपके इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा आपको दे रखा है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। तो आयोग जो है ये अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट बनती है ना ये केंद्र सरकार को सौंपता है, तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है भाई। ये जो अपनी दस्तावेज़ वगैरह है जो भी आपकी रिपोर्ट बनती है साल के अंदर ये केंद्र सरकार को सौंपता है, ये कथन आपके सत्य हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कितने कथन सत्य है, तो इसमें आपके केवल और केवल एक कथन सत्य है भाई, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। और इसका जो उल्लेख है ये मानवाधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेख मानवाधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है भाई। ठीक है। और आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, और इसमें आपके 5 वर्ष से पुराने मामले दे रखे थे ना, तो ये भी इसमें गलत है, क्योंकि 5 वर्ष नहीं
1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच भी ये नहीं करता है। तो 5 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, 1 वर्ष से अधिक अगर पुराना मामला हो गया तो आपके ये आयोग जांच नहीं करेगा भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा भाई, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन असत्य है उनका आपको चयन करना है। तो पहला आपको दे रखा है कि आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त सूचना आयुक्तों की संख्या 4 हो सकती है, जो कि आपके गलत है, क्योंकि आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल 11 संख्या होती है भाई, न कि 4। तो ये कथन गलत हो गया। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, तो ये कथन आपकी बिल्कुल सही है। ये जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं भाई, ठीक है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक होता है, जो भी पहले हो, और इसका जो पुनर्नियुक्ति वाला मामला है ये इसके अंदर नहीं होता है। तो इसमें सत्य असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल एक कथन असत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा कि कैक से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कैक के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करना है और कौन कौन से इसमें सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि आर्टिकल नंबर 146, जो अनुच्छेद नंबर 146 है, इसमें आपके कौन सा रहने वाला है। तो इसमें दे रखा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि आपके इसमें गलत है, क्योंकि 146 के अंदर प्रावधान रहता है उच्चतम न्यायालय का, न कि कैग का रहता, तो कैग का नहीं है। इसमें आपके 146 के अंदर उच्चतम न्यायालय होता है, तो ये कथन असत्य है। और अनुच्छेद नंबर 148, तो इसके अंदर आपके भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसकी नियुक्ति रहती है, तो कैग के कर्तव्य नहीं है भाई, कैग का प्रावधान रहता है, तो ये भी कथन आपके असत्य रहेगा। और आर्टिकल नंबर जो 149 होता है ना, उसके अंदर कैग के कर्तव्य और इसकी शक्तियों का प्रावधान किया गया है, तो ये आपके 148 में नहीं होगा, 149 के अंदर रहेगा, तो ये भी आपके गलत है। अनुच्छेद 150, तो इसमें आपके संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप होता है, तो ये कथन आपके सत्य है। अनुच्छेद नंबर 151, तो सह परीक्षा प्रतिवेदन, तो बिल्कुल 151 के अंदर आपके सह परीक्षा प्रतिवेदन होता है, और आयोग संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और आयोग राज्यों के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन संबंधी राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। यानी कि राज्य आयोग है तो राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, और अगर आपके केंद्र का है तो वो आपके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है भाई। तो ये कथन भी आपके सत्य है। तो कितने युग्म सम्मिलित है, तो केवल और केवल 2 युग्म आपके सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा कि कैग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैग के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें विचार करना और कौन कौन से कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करके बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो इसका उल्लेख है वो भाग 3 में नहीं है अभी, भाग 5 के अंदर किया गया है, तो ये कथन आपके गलत है, ठीक है ना। दूसरा दे रखा कि कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इनको अगर हटाना है तो न्यायाधीश जो होता है ना उच्चतम न्यायालय का, उसके समान प्रोसेस रहता है भाई। और कैग की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इनकी जो आपके शपथ वगैरह का प्रावधान है ये अनुसूची नंबर 3 के अंदर किया गया है। और 4 नंबर आपको दे रखा है कि कैग की सेवा शर्तों का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इनकी जो सेवा शर्तों का निर्धारण है वो संसद के द्वारा किया जाता है भाई, न कि राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये कथन आपके गलत है। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन से है, तो 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है कि नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा कि नीति आयोग एक वैधानिक आयोग है, जो कि आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि नीति आयोग न तो एक वैधानिक है और न ही ये एक संवैधानिक है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपके पहला कथन गलत है, क्योंकि ये आयोग जो है कि सरकार की एक नीति के द्वारा है वो निर्माण किया गया था, जो कि पहले योजना आयोग था और उसके स्थान पर आपके नीति आयोग बनाया गया था भाई। तो इसमें यह कथन हो जाएगा आपके गलत।
और दूसरा दे रखा है कि ये आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो ये आयोग जो है ये आपके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है भाई। तीसरा आपको दे रखा है कि ये आयोग आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण का उपयोग करता है। तो ये भी कथन आपके सही है, ये आर्थिक नीति निर्माण के अंदर बॉटम टू टॉप तक का दृष्टिकोण उपयोग करता है। तो ये क्वेश्चन भी, ये कथन भी आपके सही है भाई। 4 नंबर आपको दे रखा कि BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है। तो इसके जो आपके वर्तमान उपाध्यक्ष है ये आपके BVR सुब्रमण्यम, इसमें आपके उपाध्यक्ष न होकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है भाई, न कि उपाध्यक्ष, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके इसमें गलत है, क्योंकि अभी जो वर्तमान उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है, जो कि आपके इसमें रहते हैं, और अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। लेकिन BVR सुब्रमण्यम जो है ये इसके CEO है, यानी कि आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये कथन भी आपके गलत हो जाएगा। तो सत्य कथन में आ जाएगा आपके दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है कि भारत के लोकपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकपाल के बारे में कुछ कथन दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि सत्य कोट कौन से है भाई। तो इसमें सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य होते हैं। तो लोकपाल संस्था के अंदर अध्यक्ष के अतिरिक्त देखा जाए तो आपके 8 सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, और अध्यक्ष समेत है वो 9 इसके अंदर आपके रहते हैं। तो ये कथन आपके सही है भाई। दूसरा आपको दे रखा है कि नागरिक सुरक्षा भ्रष्टाचार पर वार लोकपाल का आदर्श वाक्य है। तो इसमें आपके जो इसका आदर्श वाक्य रहता है वो इसमें आ जाएगा कि नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार का उजागरीकरण। तो ये कथन आपके इसमें गलत रहेगा भाई, क्योंकि इसका जो आपके लोकपाल का आदर्श वाक्य है ये नागरिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर वार नहीं रहता भाई, इसमें आता है आपके कि नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजागरीकरण, ठीक है ना। तो ये कथन हो जाएगा गलत। तीसरा आपको दे रखा कि प्रधानमंत्री लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो प्रधानमंत्री जी जो है ये आपके इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें आपके एक तो प्रधानमंत्री आते हैं, केंद्र सरकार के जितने मंत्री है वो सारे इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जितने भी सांसद हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। संसद अधिनियम द्वारा वित्त पोषित किसी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारी सभी इसके अंतर्गत आते हैं भाई, ठीक है ना। और लोकपाल वर्तमान में अजय खालविलकर है। तो वर्तमान में जो आपके इसमें अध्यक्ष है लोकपाल के वो इसमें रहते हैं अजय माणिक राव खालविलकर, जो कि इसमें बिल्कुल सही है। तो ये कथन भी सही है, तीसरा भी आपके सही है। और इसके अंदर जो आपके मामले रहते हैं वो 7 वर्ष से पुराने मामलों की जांच है वो नहीं की जा सकती, ठीक है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। 7 वर्ष से अगर अधिक कोई पुराना मामला है तो उसकी लोकपाल है वो जांच नहीं करते हैं भाई। तो इसमें आपके 1, 3 और 5, 4 जो है ये सत्य है। तो 3 कथन आपके सत्य है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा सी, केवल 3 कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है उसका आपको चयन करते हुए बताना है अभी। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि इसके निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें पहला कथन आपको दे रखा है कि इसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और विधान परिषद के नहीं होते हैं। तो ये कथन आपके गलत है भाई, क्योंकि इसके जो उपराष्ट्रपति जी के जो निर्वाचन मंडल होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं, इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं भाई। तो ये कथन आपके गलत है। दूसरा आपको दे रखा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। बिल्कुल, संसद के मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो दोनों इनके चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। तो ये कथन आपके सत्य है। तीसरा आपको दे रखा है कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। तो ये भी आपके सत्य है। अभी तक केवल 3 उपराष्ट्रपतियों ने कार्यकाल समाप्ति से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दिया है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। और 3 वो त्यागपत्र देने वाले कौन कौन थे, तो वो इस प्रकार है कि सबसे पहले वी गिरी, फिर आते हैं आपके आर वेंकट रमन,
फिर आते हैं जगदीश धनखड़। तो इन तीनों ने अपना है वो त्याग पत्र दिया है भाई। तो ये 3 आपके सही है। तो इसमें आ जाएगा 3 कथन सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। और उपराष्ट्रपति जो है ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 63 के अंदर किया गया था और ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भाई। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इनकी योग्यता देखा जाए तो योग्यता इस प्रकार है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और ये राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना, तो ये इसमें आपके रहता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है उनका आपको इसमें चयन करके बताना है भाई। और अगर आपको पेपर सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, लाइक भी कीजिए, आप लाइक बहुत कम करते हैं भाई। तो इसमें सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। यानी कि जो इसमें आपके उपराष्ट्रपति का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं तो इस दौरान राज्यसभा सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, ये कथन आपके बिल्कुल सही है भाई। क्योंकि इसमें आपको इसका जो उल्लेख है ये आर्टिकल नंबर 65 के अधीन दे रखा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस दौरान राज्यसभा सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है, तो 65 के अंदर ये उल्लेख किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 वर्ष तक है वो कार्य कर सकता है। तो इसमें आपके 1 वर्ष तक जो है ये अवधि इसमें नहीं दे रखी है भाई, क्योंकि इसमें आपके अधिकतम देखा जाए तो 6 माह तक वो रह सकता है। 1 साल का जो है ये इसमें प्रावधान नहीं है भाई। ठीक है, और 6 माह की अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना भी आवश्यक होता है। तो इसमें आपके 1 वर्ष तक नहीं रहेगा, 6 माह के अंदर चुनाव करवा दिए जाएंगे और वापस राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। तो ये कथन आपके गलत है। तीसरा आपको दे रखा कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो इनकी जो शपथ ग्रहण होता है ये आपके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नहीं होता है, ये भारत के राष्ट्रपति के समक्ष या फिर उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष है वो शपथ ग्रहण करते हैं। और शपथ का जो उल्लेख है ये आर्टिकल नंबर 69 के अंदर उल्लेख किया गया है भाई। ठीक है, और इसमें आपको जो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का उल्लेख है वो भी 69 के अंदर ही है और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो इसमें ये कथन आपके बिल्कुल सत्य नहीं है, असत्य है। तो कितने कथन सत्य है, तो केवल 1 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कितने युग्म असुमेलित है। तो कितने युग्म असुमेलित है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी से लिया गया था। तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है जिसके तहत आर्टिकल नंबर 358 से लेकर 359 के अंदर आपातकाल लगते हैं, ये आपके जर्मनी से प्रावधान लिया गया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपको दे रखा कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान रूस से लिया गया था। तो बिल्कुल पंचवर्षीय जो योजना है इसका प्रावधान है वो रूस से लिया गया था, ये कथन भी आपकी बिल्कुल सत्य है भाई। और जो आपको दे रखा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपके जापान से लिया गया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान है वो जापान से लिया गया था, अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर। ठीक है ना। और 4 नंबर आपको दे रखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो प्रणाली है ये कनाडा से ली गई थी, जो कि यहाँ पे गलत है भाई, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रणाली है वो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया प्रावधान है। तो ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1, 2 और 3 इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। और पूछा कि कितने असुमेलित है, तो असुमेलित केवल 1 है भाई, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है भाई। जैसे मैंने असुमेलित को जगह सुमेलित भर दिया था, लेकिन आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है और असुमेलित पूछे तो इसमें कितने असुमेलित है वही चयन करना है। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि असुमेलित पूछा हो और आपने सुमेलित लगा दिया हो, तो ऐसी गलतियां एग्जाम में होना आम बात है, लेकिन आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलतियां ही आपको सिलेक्शन से रोकती है और आपने ये गलतियां नहीं की है
तो आप लोगों से काफ़ी आगे चले जाएंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में गणमान्य शब्द है वो जोड़ा गया था। तो गणमान्य शब्द जो है ये आपके संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, तो ये कथन आपके इसमें असत्य हो जाएगा भाई। तो पहला ही ऑप्शन इसमें आपके गलत है। दूसरा दे रखा है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो विधायिका जो है ये कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है भाई। विधायिका जो है ये आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद या सामूहिक रूप से देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि विधायिका जो है वो कार्यपालिका के, इसमें उल्टा दे रखा है, तो ये कथन भी आपके इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा दे रखा कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है भाई, इसमें ये गलत दे रखा है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, इस प्रणाली में सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो ये कथन भी आपके गलत है। तो कौन से कथन सत्य है, तो इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त सभी कथन निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो देखो सबसे पहला आपको दे रखा कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी और इस योजना के तहत प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो ये जो प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं ये आपको कैबिनेट मिशन के अंदर देखने को मिलते हैं भाई। तो इसमें आपके जो ये प्रावधान है ये कैबिनेट मिशन के अंदर मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी विशेषताएं जो दे रखी है ये सारा प्रावधान है वो कैबिनेट मिशन के अंदर मिलते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा कि संविधान सभा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो इसमें आपको दे रखा है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसमें देखो 9 है वो ऊपर से पेन से कर रखा है, तो ये इसमें शायद 7 दिसंबर था, तो ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि 7 दिसंबर को नहीं हुआ था, ये 9 दिसंबर को होता है। तो पहला ऑप्शन आपकी गलत है। पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 7 आपको दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा दे रखा कि इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि इस बैठक के अंदर 207 सदस्यों ने भाग लिया था भाई, तो ये कथन भी गलत हो गया। तीसरा दे रखा कि जापान की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो जापान की तरह जो है ये आपके गलत है, क्योंकि जापान में ऐसा नहीं हुआ था, ये फ्रांस की तरह है वो सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो जापान की तरह नहीं है, फ्रांस की तरह होगा भाई, ठीक है। तो ये कथन भी हो गया आपके गलत। तो कितने कथन सत्य है, तो इसमें से कोई भी कथन आपके सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा कथन दिया हुआ है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और कारण दे रखा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है ये अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसमें आपके ए और दोनों सही है और आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता भाई, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो आपके ये मौलिक अधिकारों वाला जो प्रावधान है ये अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया था, ये इसमें सही रहता है। लेकिन जो ऊपर दे रखा है ना भारत का सबसे संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है, तो ये इसमें है वो दोनों की व्याख्या है एक दूसरे को नहीं करते, लेकिन है दोनों सही। तो ये कथन आपके सही है। और भारतीय संविधान के अंदर देखो 395 अनुच्छेद थे, जो मूल संविधान था उसमें 22 इसमें भाग थे
और 8 इसमें अनुसूचियाँ थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मूल अधिकारों का जो प्रावधान है ये आपके संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया था। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सामने दे रखे हैं विषय। तो कौन से विषय पर अगर संविधान संशोधन किया जाए तो किस प्रकार का बहुमत चाहिए वो आपको इसमें प्रावधान करके या सुमेलित करके बताना है भाई। और नीचे पूछा है कि कितने युग्म असुमेलित है। अच्छा, कितने असुमेलित है उनका आपको चयन करना है भाई। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत जो है ये इसमें आपके साधारण बहुमत के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक रहता है। लेकिन इसमें आपको दे रखा है कि नागरिकता में अगर संशोधन किया जाए तो आपके इसमें साधारण बहुमत होता है, जो कि बिल्कुल सही है भाई। तो ये पहला जो आपको सुमेलित दे रखा है ये सही दे रखा है, क्योंकि साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित सदस्य जितने भी आए हैं आज, उसका आपको 50% से अधिक है वो बहुमत होना चाहिए, जिससे आप नागरिकता में संशोधन कर सकते हैं। जैसे नागरिकता हो गया, संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हो गए, राज्य विधान परिषद का निर्माण या समापन हो गया, नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र सीमा, नाम परिवर्तन, ये सभी है वो आपके साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं भाई। तो ये कथन सही हो गया। दूसरा आपको दे रखा कि विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत जो है इसमें आपको दे रखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो विशेष बहुमत के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो शामिल नहीं रहती है भाई। ठीक है, तो ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्यों का 50% तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि कुल कितने सदस्य हैं अपने संसद के अंदर उनका होना चाहिए 50%, और उपस्थित सदस्य जितने आज आए हुए हैं उनका 2/3 का बहुमत होना चाहिए। तो ये रहता है विशेष बहुमत, और इसके अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके तहत होता है कि मूल अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत से पारित करना होगा, या फिर नीति निर्देशक तत्वों में अगर संशोधन करना है तो भी आपको विशेष बहुमत से पारित करना होगा। तो यह कथन आपके गलत है। तीसरा आपको दे रखा कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति अगर आपको लेनी हो तो इसमें आपके 7वीं अनुसूची में संशोधन, जो कि आपकी बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या है भाई, ये जो राज्य सूची के विषय है, केंद्र सूची के विषय है, संघ सूची के विषय, मतलब संवर्धित सूची जो है, ये सूचियाँ जो दे रखी है ना, इनमें अगर आपको संशोधन करना है किसी विषय को, जैसे मान लो आपको संघ सूची में डालना है या किसी को संघ सूची से बाहर निकाल के राज्य सूची में डालना है, तो उसमें आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा। इसके साथ अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहे हो या इसकी जो प्रक्रिया है उसके लिए भी आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी शक्ति का अगर विस्तार कर रहे हो तो उसके लिए भी ये जरूरी है। 7वीं अनुसूची में संशोधन कर रहे हो उसके लिए भी ये जरूरी है। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का अगर विभाजन कर रहे हो तो भी आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन होना जरूरी है। तो ये कथन आपके सही है। तो कितने युग्म असुमेलित है, तो इसमें आपके एक युग्म असुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य संविधान सभा के मसौदे तैयार करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति में शामिल नहीं था। तो इसमें आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी। और इस समिति जो है ये संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, तब 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था, जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू जी थे, M. आसफ अली थे, K.M. मुंशी थे, N. गोपाल स्वामी अयंकर थे, K.T. सेठ थे, और D.R. गॉडगिल थे, हुमायूं कबीर थे, K. संतानम थे। तो ये सभी इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन B.R. अम्बेडकर साहब जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन असत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। ठीक है ना। तो सबसे पहला बहुमत आपको दे रखा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये जो आपकी व्यवस्था थी ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, जो कि बिल्कुल सही है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी।
तो ये कथन आपकी गलत है, क्योंकि ये बहुदलीय संरचना थी भाई, क्योंकि इसमें कांग्रेस था, मुस्लिम लीग थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी बहुत सारे दल थे, तो इसमें बहुदलीय संरचना थी। तो ये कथन गलत है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये आपके प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है इसका परिणाम है वो नहीं रहता है, तो ये भी कथन आपके गलत है। तो ये आपके प्रत्यक्ष का नहीं होकर के इसमें संविधान सभा जो है वो वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और इसमें आपको प्रत्यक्ष भी नहीं रहने वाला, तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा भाई। प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित है वो नहीं थी, ठीक है ना। और 4 नंबर दे रखा कि ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ये कथन आपके सत्य है, क्योंकि ये कई सारी समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी, जैसे संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, संचालन समिति आदि कुल 8 बड़ी बड़ी समितियां थी जिससे ये संविधान सभा कार्य कर रही थी। तो ये कथन भी सत्य है। तो इसमें आपको पूछा कितने कथन, कौन कौन से कथन असत्य है, तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें आपके असत्य हो जाएगा। और जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस समय अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म कौन सा है उसका आपको चयन करना भाई। तो सबसे पहला दे रखा है 42वां संविधान संशोधन। तो ये जो है 42वां क्या 12वां संविधान संशोधन जो है ये आपके 8वीं अनुसूची संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही। 57वां संविधान संशोधन तो ये आपके रहता है सहकारी समितियों से, ये भी बिल्कुल सही है। और 100वां संविधान संशोधन समझौता तो ये आपके रहता है भारत बांग्लादेश भूमि का जो समझौता हुआ था ये 100वें संविधान संशोधन के तहत रहता है भाई, तो ये भी आपके सही है। 41वां संविधान संशोधन तो ये आपके यूपीएससी के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा जो है इसका प्रावधान नहीं था। 41वें संविधान संशोधन रहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु जो है वो 60 वर्ष से 62 वर्ष करने का जो प्रावधान था वो इसमें आपके रहता है, तो ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा या फिर असंगत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आयु सीमा का नहीं था, वो 60 से बढ़ा करके 62 किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और 92 जो संविधान संशोधन हुआ था ना इसमें 8वीं अनुसूची के अंदर 4 नई भाषाएं जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 39 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और विदेशी एक तरफ दे रखा है विदेशी स्रोत, सामने दे रखा है भारतीय संविधान में ली गई विशेषताएं। तो आपको बताना है कि कौन सी विशेषता कौन से राज्य से ली गई है, लेकिन इसमें आपको बताना कितने असुमेलित है, ठीक है ना। तो सबसे पहला दे रखा है दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था कि राज्य के सदस्यों का निर्वाचन, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से 2 चीज़ ली गई थी कि संविधान संशोधन में जो प्रक्रिया है उसको लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी लिया गया था दक्षिणी अफ्रीका से। दूसरा आपको दे रखा कनाडा, तो कनाडा के अंदर संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसका प्रावधान कनाडा से लिया गया था, जो कि आप गलत है भाई, क्योंकि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, न कि कनाडा से। तीसरा दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, न कि अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में दे रखा है संसदीय विशेषाधिकार, तो संसदीय विशेषाधिकार जो है ये ब्रिटेन से लिया गया था, न कि ऑस्ट्रेलिया से, तो ये भी कथन आपके गलत है, असुमेलित है। तो इसमें 3 युग्म असुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर आपको दे रखा भाई, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। सत्य कथन कौन कौन से उनका आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको दे रखा कि इनकी संख्या के संबंध में कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशासित योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों का चयन किया गया था, जो कि सही है। दूसरा दे रखा कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि हैदराबाद के जो लोग थे वो इसमें आपके शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे उनको फिर वहाँ से भगा दिया गया था भाई, तो ये कथन भी आपके सत्य है।
तीसरा आपको दे रखा 18 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदा तैयार करने हेतु एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था। तो ये कथन सही है, लेकिन 18 जुलाई नहीं था भाई, ये आता है आपके 8 जुलाई। 8 जुलाई को कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बनाई जिसको बोला गया कि आप ये संविधान सभा का जो मसौदा है वो तैयार कीजिए। तो ये 8 जुलाई होगी, 18 जुलाई नहीं होगी। तीसरा आपको 4 नंबर आपको दे रखा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वरदाचारी थे, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन भी आपकी, ये भी कथन आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपके एस वरदाचारी जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे भाई। ठीक है, अध्यक्ष तो क्या इसके सदस्य भी नहीं थे, वो इस तदर्थ समिति के अध्यक्ष जरूर थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। और 5 नंबर आपको दे रखा कि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था, जो कि आपके गलत है भाई, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो किया गया था, डेट बिल्कुल सही है, लेकिन मिति मार्ग शुक्ल आती है न कि कृष्ण, तो इसमें आपके शुक्ल रहेगा, कृष्ण पक्ष के अंदर नहीं हुआ था भाई। तो ये भी कथन आपके गलत है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा गलत है। आपको पूछा सत्य कथन कौन सा है, तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है कि विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व और सामने दे रखी है उनकी संख्या। तो महिला सदस्य थी उस समय 15, जो कि आपकी बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी वर्ग था वो इसमें दे रखा 33, जो कि बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग जो है ये 24 दे रखा है, जो कि आपके गलत है भाई, क्योंकि एससी वर्ग जो था उसमें 26 था, तो इसमें आ जाएगा आपके 26। तो ये कथन रहेगा गलत। फिर दे रखा देसी रियासत, तो देसी रियासतों से लोग आए थे आपके 93, तो ये भी आपके सही है। और इनके अलावा और देखा जाए तो जो आपके ब्रिटिश प्रांत से आए थे वो रहते हैं 292 लोग, और कमिश्नरी क्षेत्र जो थे अपने यूटी उसमें से आए थे 4 लोग, और टोटल जो कुल मिला के लोग आए थे वो आए थे आपके 389 सदस्य। ठीक है ना, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा कि संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सत्य कथनों का चयन करना है। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि टीटी कृष्णाचारी मूल रूप से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो बिल्कुल प्रारूप समिति जो है इनके मूल सदस्य टीटी कृष्णाचारी नहीं रहते हैं भाई। तो ये कथन आपके बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। और दूसरा दे रखा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान का हिंदी सुलेखन किया था। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है कि इनका जो आपके हिंदी सुलेखन है ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान को हिंदी में नहीं भी अंग्रेजी के अंदर सुलेखन किया गया था। ये कथन गलत है। तो प्रेम बिहारी जी जो थे इन्होंने अंग्रेजी के अंदर आपके पढ़ाई कर रखी थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के छात्र थे, तो इन्होंने संविधान का अंग्रेजी के अंदर है वो अनुलेख किया था, हिंदी के अंदर नहीं किया था। ठीक है ना। और जो हिंदी में लिखने वाले थे तो वो अपने रहते हैं वसंत कृष्ण वैद्य, अपने वैद्य जी थे वसंत कृष्ण जी, उन्होंने इसको फिर हिंदी में लिखा था और अंग्रेजी में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये कथन भी आपकी गलत है। तीसरा दे रखा कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा हाथी को जो है वो प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ये कथन आपके बिल्कुल सत्य है भाई। 4 नंबर दे रखा कि संविधान सभा की महिला सदस्य सरोजनी नायडू का निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त प्रांत था। तो ये कथन भी आपके इसमें गलत है, क्योंकि संयुक्त जो प्रांत था वहाँ से आए थे बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये लोग आए थे संयुक्त प्रांत, जिसे हम आज यूपी कहते हैं, वहाँ से ये लोग आए थे। लेकिन जो सरोजनी नायडू है ये बिहार से आए थे भाई। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत हो जाएगा। पूछा है कौन से कथन सत्य है, तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए जो है
ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कितने युग्म आपके सुमेलित है, मतलब कितने युग्म सुमेलित है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है 12वां संविधान संशोधन। तो 12वां संविधान संशोधन जो है इसमें प्रावधान किया गया था कि गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। गोवा को शामिल करने के लिए 12वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 1962 के अंदर होता है, और इसमें गोवा के साथ दमन और दीव को भी शामिल किया गया था भाई। दूसरा दे रखा है 15वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 के अंदर होता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर दे रखा है 44वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था आपके 1978 के अंदर, और इसमें आपके अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी है वो निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि आर्टिकल नंबर जो 20 और 21 है ये दोनों मूल अधिकारों को संबंधित है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट दे रखा है कि 4 नंबर कि 61वां संविधान संशोधन, जो कि आपके 1989 के अंदर होता है, और इसमें आपके मतदाता की जो आयु है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 पे, इसमें सही रहेगा। तो इसका सुमेलित आंसर रहेगा आपके उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं समिति या उपसमिति, सामने दे रखे हैं उनके अध्यक्ष। तो इसमें कितने युग्म सुमेलित है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, न कि भीमराव अम्बेडकर। तो ये भी कथन गलत हो गया। दूसरा दे रखा है संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न कि के.एम. मुंशी। तो ये भी कथन गलत है। मूल अधिकार उप समिति, तो मूल अधिकारों की जो उप समिति बनी थी इसके आपके आते हैं जे.बी. कृपलानी, जो कि बिल्कुल सही दे रखा है। तीसरा इसमें आपके सुमेलित है। 4 नंबर दे रखा है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति जो थी इसके अध्यक्ष आए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, न कि जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी कथन आपके गलत है। इसमें पूछा है कि कौन कौन से सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके बी, केवल और केवल तीसरा इसमें सुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं कथन, और सूची 2 में आपको दे रखे हैं वक्ता, कि कौन सा कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था, इसको आपको सुमेलित करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन जो आपको दे रखा है इसमें दे रखा है कि नीति निदेशक एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये कहने वाले जो थे वो आते हैं आपके के.टी. शाह। के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निदेशक जो है ये ऐसे बैंक के चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाएंगे। जिस प्रकार जो बैंक है वो यहाँ पे है गवर्नमेंट, और जो चेक है वो है इसके जो नियम वगैरह है वो जो है सुविधा वगैरह जो है वो, यानी कि जब सरकार चाहेगी ना तभी वो आपको सुविधा देगी। तो इस प्रकार रहेगी आपके 3। फिर दूसरा दे रखा है कि नीति निर्देश तत्व है जो भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। जो भावनाएं हैं उनका स्थायी कूड़ाघर है, ये कहने वाले जो थे वो आते हैं आपके टी.टी. कृष्णमाचारी। यानी किसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा है नीति निष्ठ तत्व जो है वो सामाजिक क्रांति के प्रतीक है। तो सामाजिक क्रांति के प्रतीक कहने वाले जो थे वो आते हैं आपके के. ग्रेनविल ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर। फिर दे रखा है नीति निष्ठ तत्व आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करते हैं। तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं ये कहने वाले आते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। तो आंसर आ जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 और एक ई और दे रखा है, जिसमें आपके पीछे क्या बचा हुआ है, 5 ही बचा हुआ है। तो इसमें आ जाएगा B.N. राव, ठीक है ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके 3, 1, 4, 2 और 5। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कितने युग्म असुमेलित है उनका आपको चयन करके बताइए।
तो सबसे पहला दे रखा है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये आर्टिकल आपके 50 के अंदर दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है सहकारी सोसाइटी का समर्थन, तो सहकारी सोसाइटी का समर्थन जो है ये आर्टिकल नंबर 43B के अंदर दे रखा है भाई, न कि 43A के अंदर। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि 43A के अंदर दे रखा है उद्योगों के प्रबंधन में कार्यकारों का भाग लेना, और 43B के अंदर दे रखा है सहकारी सोसाइटी का पर समर्थन, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा दे रखा है ग्राम पंचायतों का गठन एवं स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करना, ये आर्टिकल 40 के अंदर है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 40 को गांधीवादी का अनुच्छेद भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 4 नंबर दे रखा है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों में वृद्धि करना, आर्टिकल नंबर 46 के अंदर है, जो कि आपके बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसमें आपको पूछा है कि सही कोड कौन सा है, तो सही कोड इसमें आपके मतलब कितने युग्म असुमेलित, एक युग्म आपके इसमें असुमेलित है भाई, तो इसमें आ जाएगा आंसर नंबर 1, एक युग्म। तो आंसर नंबर आ जाएगा इसमें आपके विकल्प नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित है, तो कितने युग्म सुमेलित है उनका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है कि 51 कै, तो 51 कै में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जो कि सही है। 51 ख राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना, ये भी आपके सही है। 51 घ तो संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने, तो ये भी आपके सही है। और 51 घ इसमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाना, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें सभी कथन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन असत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को मूल कर्तव्य है वो शून्य थे, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। मूल संविधान के अंदर है वो मूल कर्तव्य नहीं थे भाई, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन इंदिरा गांधी के समय किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है वो 1976 के अंदर इंदिरा गांधी के समय किया गया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। और फिर दे रखा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 1978 के अंदर नहीं जोड़े गए थे भाई, ये क्वेश्चन इसमें आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए थे, भाग 4 क में जोड़े गए थे, और इस समय राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो ये कथन आप गलत हो जाएगा, क्योंकि 1978 ना होकर के 1976 था। 4 नंबर आपको दे रखा है वर्मा समिति 1999 का संबंध मूल कर्तव्यों से है, तो वर्मा जो कमेटी थी इसका संबंध भी मूल कर्तव्यों से रहता है, ये भी कथन आपके सही है भाई। और वर्मा समिति का उद्देश्य था कि मूल कर्तव्यों के लागू होने का जो परीक्षण है वो करना और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान निश्चित करना, तो ये कथन भी सत्य है। तो कितने कथन असत्य है, तो केवल एक कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों में शामिल है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे भाई, तो इसमें आ जाएगा आपके BN बनर्जी, VN गौडगिल, दिनेश गोस्वामी और HR गोखले, ये सभी इसके अंदर आपके शामिल रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके D। और ये जो आपके समिति थी ये मूल कर्तव्य संबंधी समिति रहती है, और ये 1976 के अंदर बनाई गई थी, और इसका गठन 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के समय किया गया था भाई, तो ये भी इसमें आपको साथ में ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर D, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इस समिति के अंदर देखा जाए तो आपके एक तो सदस्य था जो कि सरदार स्वर्ण सिंह स्वयं थे, और 11 इसमें आपके सदस्य रहते हैं, जिसके तहत आपके 4 सदस्य ये उपरोक्त दे रखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखे हैं भाई कि प्रस्तावना से संबंधित कितने युग्म सुमेलित है, तो कितने युग्म सुमेलित है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये किसने कहा था, तो ये कहने वाले थे आपके ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा दे रखा कि संविधान यदि शरीर है
तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है और संविधान यदि इसकी इमारत है तो प्रस्तावना इसकी नींव है। यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संविधान के लिए। अगर शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है और संविधान अगर इमारत है तो प्रस्तावना नींव है। तो ये कहने वाले थे आपके सुभाष कश्यप, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये कहने वाले कौन थे? तो परिचय पत्र कहने वाले थे आपके N.A. पालकीवाल, जो कि सही है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, तो प्रस्तावना जो है ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये कहने वाले कौन थे? तो इसमें आ जाएगा आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये भी इसमें आपके सही रहते हैं। 5 नंबर आपको दे रखा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, यानी जो राजनीति है इसकी एक कुंडली देखा जाए तो वो प्रस्तावना रहती है, तो ये कहने वाले कौन थे भाई? तो इसमें आ जाएगा आपके K.M. मुंशी के द्वारा ये कहा गया था भाई, तो ये भी कथन सही है। और इसके साथ एक और कथन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस प्रकार रहता है कि प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है और इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में नीत है, ये कथन कहने वाले थे B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है ना। तो इसमें आपके सभी कथन सत्य थे, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा D। और वो कथन भी आपको ध्यान रखना जो कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा कि प्रस्तावना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन आपके सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है। तो इसमें सत्य कथन कौन से उनका आपको चयन करना है भाई। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 3 बार किया गया था, जो कि आपकी गलत है, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया था, तो ये कथन हो गया गलत। दूसरा दे रखा कि प्रस्तावना में लोग, नागरिकों, जनता शब्द का उल्लेख है, तो प्रस्तावना के अंदर लोग, नागरिकों और व्यक्ति शब्द का उल्लेख है, जो कि जनता शब्द दे रखा है ये इसका उल्लेख नहीं रहेगा भाई। लोग है, नागरिकों का है, लेकिन व्यक्ति शब्द है, जनता नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो गया। तीसरा दे रखा प्रस्तावना में संज्ञेय शब्द का उल्लेख है, तो प्रस्तावना के अंदर संज्ञेय शब्द का उल्लेख नहीं है, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख है, ठीक है ना, तो ये कथन भी आपके गलत है। और इसके अलावा और देखा जाए तो मूल प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे, ठीक है ना, ये शब्द दोनों नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपके तीनों ही असुमेलित है या तीनों ही असत्य है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके D, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, जो कि आपकी गलत है, क्योंकि न्याय केवल 3 प्रकार का है, जो कि इसमें आपके उल्लेख कर रखा है, जो एक तो है सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय, एक है आपके राजनीतिक न्याय, तो ऑप्शन नंबर पहला जो कथन है ये इसमें गलत है भाई। दूसरा दे रखा है प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जो कि आपके विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की फ्रीडम का उल्लेख इसमें किया गया है, तो ये कथन आपकी गलत है। तीसरा दे रखा है प्रस्तावना में 2 प्रकार की समरसता, 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्रस्तावना के अंदर 2 प्रकार की समता है, एक तो है प्रतिष्ठा की समता, एक है आपके अवसर की समता, ठीक है ना, इसमें आपके 2 बार है वो प्रयोग किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। और प्रस्तावना के अंदर 1 बार बंधुता का उल्लेख भी किया गया था, ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो इसमें सत्य कथन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा B, केवल और केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई, ठीक है ना। इसमें से कौन कौन से कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि अधिनायक तंत्र का आधार शक्ति है, अधिनायक तंत्र जो है इसका आधार शक्ति है, जबकि लोकतंत्र का आधार जनता की सहमति या फिर जनता की इच्छा है, तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है अधिनायक तंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है, जबकि लोकतंत्र अनुशासन, आज्ञापालक तथा दमन पर आधारित है, तो ये कथन आपके गलत है भाई, क्योंकि अभिनायक तंत्र जो है ये अनुशासन, आज्ञापालन तथा दमन पर आधारित है, जबकि लोकतंत्र है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है, तो ये भी आपके इसमें गलत हो जाएगा। तो
तो सत्य कथन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आपके, केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सत्य कथनों का आपको चयन करना है। सबसे पहला आपको दे रखा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। भारत के संविधान के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल कर्म से सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है, तो ये कथन आपके गलत है भाई, ठीक है ना। क्योंकि आर्टिकल 33 के तहत संसद को ये अधिकार होता है कि वे सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है ना। युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है, ठीक है। लेकिन मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है भाई। ये भी ध्यान रखना, ये जो शक्ति है ये संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं रहती है, तो ये भी कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा। तो सत्य कथन कौन से है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो आपको सबसे पहला कथन दे रखा है कि मूल अधिकार वाद योग्य है, उन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जो मूल अधिकार है ये वाद योग्य है, इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये कथन आपके सत्य है। मूल अधिकार असीमित है, इन पर युक्त प्रतिबंध नहीं लगे हैं, ये कथन गलत है। क्योंकि जो मूल अधिकार है ये आपके इसमें असीमित नहीं है भाई, सीमित है, और इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगे हैं, ठीक है ना। और तीसरा आपको दे रखा है, मूल अधिकार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। तो मूल अधिकार जो है ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जो सकारात्मक मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, और नकारात्मक जो मौलिक अधिकार है ये राज्य की शक्ति पर निर्बंधन के रूप में रहते हैं भाई। तो इसमें आपके तीसरा भी सत्य रहेगा। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपकी कितने कथन सत्य है, तो 2 कथन इसमें आपके सत्य रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो मूल अधिकारों पर पड़ने वाले जो प्रभाव थे उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया था, तो इसमें आ जाएगा आपके, एक तो इसमें आर्टिकल रहता है आपके 358 और एक आ जाएगा आपके 359। 358 और 359 जो है ये दोनों जो आर्टिकल है ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 58 और 59 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा है, भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशित तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि विधायिका के कार्यों पर निबंधन करते हैं। तो विधायिका के कार्यों पर निबंधन करते हैं, ये इसमें आपके कथन गलत है भाई, क्योंकि ये निबंधन नहीं करते हैं, ये विधायिका को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, किंतु कानून कैसे बनाया जाए उसके बारे में ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो निर्बंधन जो है ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरा दे रखा कार्यपालिका के कार्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो कार्यपालिका के कार्यों को भी निर्बंधन नहीं करते हैं भाई, उनका भी आपके मार्गदर्शन नहीं करते हैं। नीतियाँ और कार्यक्रम कैसे बनाया जाए, कैसे लागू किया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसमें ये भी आपकी गलत हो जाएगा। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो किसी भी न्यायालय के द्वारा जो है वो इसके जो उपबंध है इसको परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें सत्य कथन आ जाएगा 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको इसमें दे रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें आपके रहेगा कि सबसे पहले जैसे बेरूबाड़ी वाद हुआ था 1960 के अंदर, उसने
सर्वोच्च न्यायालय में बताया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, तो उसमें नहीं माना था। लेकिन जब केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 के अंदर, तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसमें आप बेरुबाड़ी वाद के अनुसार तो कथन सही है, लेकिन केशवानंद भारती की जो वाद हुआ था अभी नवीनतम, जो 1973 के अंदर हुआ था, तो इसमें आपको उसको भाग नहीं माना गया था, मतलब भाग माना गया था, सॉरी, प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती वाद में तो माना गया था, बेरुबाड़ी वाद में नहीं माना गया था। तो इसको हम अभी गलत मानेंगे, क्योंकि 1973 का जो संविधान जो आपके वाद हुआ था केशवानंद वाला, उसमें इसको भाग नहीं माना गया था। दूसरा दे रखा है इसकी प्रकृति गैर न्यायिक होती है। तो बिल्कुल आपके इसकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायिक होती है, और इसकी जो व्यवस्थाएं होती है वो न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो इसकी व्यवस्थाओं में उनको चुनौती है वो नहीं दी जा सकती। तो ये भी आपके सही है। संविधान लागू होने के समय भारत की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। लागू हुआ था जब संविधान, उस समय भारत की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये कथन सत्य है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सत्य है, तो इसमें आ जाएगा आपके 3 कथन सत्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रीट के प्रकार दे रखे हैं, सामने दे रखा है जारी नहीं की जा सकती। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसमें बताना कितने युग्म सुमेलित है, ठीक है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये आपके इसमें सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध किया जा सकता है। तो सार्वजनिक प्राधिकरण तथा व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध है वो जारी की जा सकती है, जो कि सही है। दूसरा दे रखा है परमादेश। तो परमादेश जो है ये आपके इसमें रहता है कि राज्यपाल के विरुद्ध दे रखा है, जो कि इसमें आपके गलत है भाई, ठीक है, क्योंकि जारी नहीं की जा सकती राज्यपाल के विरुद्ध। तो इस पर दे रखा है जारी नहीं की जा सकती। अच्छा, जारी किसके खिलाफ नहीं की जा सकती है वो आपको बताना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो इसके खिलाफ जारी की जा सकती है भाई, तो ये तो आपकी गलत है। फिर दे रखा परमादेश। तो परमादेश है वो राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, और निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी नहीं की जा सकती, और राष्ट्रपति के खिलाफ भी ये जारी नहीं की जा सकती परमादेश। तो ये आपके बिल्कुल सही है। अच्छा, ऊपर पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, ये जारी मैंने कहा जारी की जा सकती है उसमें बता दिया था, लेकिन ऊपर दे रखा जारी नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, यही ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, और मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आप बस ये गलतियाँ मत करना जो अभी हो रही है ना, ये गलतियाँ। तो दूसरा परमादेश जो है ये राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, ये सही है भाई। और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और तीसरा दे रखा प्रतिषेध। तो प्रतिषेध जो है ये किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, तो प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध है वो जारी नहीं की जा सकती, विधायी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती। तो ये भी आपकी सही है। अधिकार पर्चा, तो अधिकार पर्चा जो है ये निजी कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते, तो ये भी आपके सत्य है भाई। तो इसमें आप कितने सुमेलित है, 3 सुमेलित है, पहला आपके इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, तो इसमें आ जाएगा आपके हिरासत कानून सम्मत हो उसके खिलाफ आप जारी नहीं कर सकते, और कार्यवाही न्यायिक अवमानना के तहत हुई हो तो उसमें भी आप इसको जारी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में दे रखे हैं अनुच्छेद, सूची 2 में दे रखे हैं इसके प्रावधान, और नीचे दे रखे हैं कूट, इसमें आपको सुमेलित करके बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखे हैं आर्टिकल नंबर 37। तो इसमें आ जाएगा विधि बनाने में नीति निर्देशित तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहले में आ जाएगा 1 नंबर। दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 39। तो धन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं न हो, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। अनुच्छेद नंबर 41। तो इसमें आ जाएगा आपके कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। अनुच्छेद 47 नंबर। तो लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का जो राज्य का कर्तव्य है वो इसमें रहेगा, तो 4 नंबर आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनका ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है।
तो कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं रहता है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि बालकों के शोषण की रक्षा करना, उन्हें आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर ऐसे रोजगार में जाने से रोकना जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। तो ये मूल कर्तव्य का प्रावधान है वो आपके नहीं है पूछा है, लेकिन ये आपके इसमें नहीं रहता भाई, ये बिल्कुल सही है, ये आपके मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं रहता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 आपको दे रखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपको सबसे पहला दे रखा है, नीति निर्देशित तत्वों को न्यायालय द्वारा बहाल नहीं किया जा सकता यदि राज्य उन्हें लागू न करे, क्योंकि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं। तो इसमें आपके बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा दे रखा, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराए ताकि समान न्याय मिल सके, अनुच्छेद 39(1) इसे संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें दोनों कथन सही रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। तो इसमें आपके जो एक पेपर था इसके मेरे पास 62 क्वेश्चन ही आए हैं भाई। ठीक है, जिस भाई ने ये PDF भेजी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उसने 62 क्वेश्चनों की PDF भी भेजी है। तो अभी आपको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतने क्वेश्चनों की PDF ही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच। और क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है ना, ओके फिर।